नमस्कार। विकासशील भारत के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। आपने कल टीवी चैनल देखे होंगे, सभी चैनलों पर जो चर्चा थी वो थी बजट की। बजट में समाज के हर पहलू को छुआ जाता है, समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रियायतें दी जाती हैं, कुछ न कुछ अच्छे के लिए, भले के लिए बोला जाता है, कहा जाता है, प्रावधान होता है। लेकिन टीवी चैनल पर मैं भी गया था एक डिबेट में, बात हुई तो मात्र बात हुई टैक्स की, टैक्स रिबेट की, 5 लाख से 7 लाख कर देने की, 2.5 लाख से 3 लाख कर देने की मात्र। इसके अलावा किसी टॉपिक पर कोई चर्चा न हुई। किसान के लिए क्या हुआ, युवा के लिए क्या हुआ, आदिवासी के लिए क्या हुआ, जो सीवर में मैकेनिक काम नहीं कर पाते, आदमी काम करते हैं, व्यक्ति काम करते हैं, उनके स्थान पर मशीनों से काम किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी पे क्या बोला, टीचर ट्रेनिंग पे क्या बोला, शिक्षा के लिए क्या बोला, उर्वरक जो खेती करेंगे उर्वरकों के लिए क्या बोला। हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ बजट में होता है। किंतु चैनल वालों ने जितना चिल्ला के बोला वो मात्र बोला टैक्स के बारे में। टैक्स कितने लोग देते हैं? 6% लोग, यानी 7.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। 6% 94% लोगों के लिए, जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए टीवी चैनलों ने कुछ नहीं बताया बजट में क्या मिला और क्या नहीं मिला। किसी ने कोई चर्चा नहीं की, बस बात की तो वही, सॉरी फोन आ गया था एक, और सुप्रभात आपके लिए। चर्चा करेंगे बजट की। सुबह की नमस्कार, सुबह की मॉर्निंग आपकी शुभ हो, मंगल में हो, इस कामना के साथ विकासशील भारत पर मैं राजवीर सिंह सोलंकी चर्चा करेंगे बजट पर। क्योंकि बजट पर कल जितनी भी चर्चा हुई वो मात्र और मात्र टैक्स कट के बारे में हुई। इनकम टैक्स में कितना दायरा बढ़ गया, इनकम टैक्स में कितना लोगों को लाभ मिल गया, और जो 5 लाख से 7 लाख लिमिट की है। तो टैक्स के बारे में थोड़ा सा पर समझा दे, फिर जनता की बात करेंगे कि जनता को वास्तव में क्या इतना मिला। ग्रीन एनर्जी पे कितना काम करने के लिए सरकार ने कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा जो दूरगामी परिणाम आने वाले हैं, कितनी सारी नौकरियां मिलेंगी, कितने सारे डेवलपमेंट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से होंगे, उस पर कितना काम करने जा रही सरकार। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कितना अच्छा काम करने जा रही सरकार, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इस सेक्टर के ऊपर, इस विषय के ऊपर। बात करते हैं, सुबह से टैक्स ही करते हैं, क्योंकि लोगों ने सबसे ज्यादा टैक्स की चर्चा की है। 5 से 7 लाख का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लोग पहली बार टैक्स भरेंगे या जिनकी इनकम अभी तक 7 लाख पहुंची है, और जो परिवार के साथ रहते हैं, जिन्हें कोई भी पॉलिसी नहीं लेनी है, किसी को होम लोन नहीं लेना है, क्योंकि फैमिली के साथ रहते हैं, होम की जरूरत नहीं है, उनके पिताजी पहले से ही होम लोन की किस्त भर रहे हैं, उन लाभ ले रहे हैं। तो जिन्हें होम लोन का कोई लाभ नहीं लेना है, 80C 80D इस तरह से कहते हैं, जिन्हें पूरे माँ बाप के लिए कोई मतलब योजना नहीं लानी है, उन्हें कोई डिपॉजिट नहीं करना है, उन्हें कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है, इस तरह का कोई लाभ नहीं लेना उन्हें, उनके लिए तो ठीक है। वो कितने लोग होंगे? मैं समझता हूँ मैक्सिमम होंगे तो 10-20 लाख होंगे, ज्यादा नहीं है इस तरह के लोग। बाकी जो है वो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 9 से 12 से 15, 15 से ऊपर वाले ही हैं। उनके लिए भी फायदा हुआ है। जैसे 0 से 3 कुछ नहीं देना, 3 से 6 2,500 रुपये देने हैं, 6 से 9 जो बचत होगी, हो पिछले बिल में, सॉरी पिछले इनकम टैक्स जमा करने में, इस बार इनकम टैक्स जमा करने में कितना लाभ होगा। 3 से 6 वालों को 2,500 रुपये का लाभ होगा, 6 से 9 वालों को 7.5, और 6 से 9 वालों को 10, 9 से 12 वालों को 25, और 12 से 15 वालों को 37,500। टोटल मिला के ये 87,500 रुपये का फायदा होगा जो 15 लाख तक का जमा करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनके लिए। इसके लिए इतनी मतलब टीवी वालों ने डिबेट कर दी, इतनी डिबेट कर दी सिंपल सी चीज के लिए, पूरा दिन मतलब उसी पे निकाल दिया। अब बात आती है किसान के लिए क्या किया, युवा के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, और सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हमें अभी G20 जो समिट होने वाली है उसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। उसके मद्देनजर सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कम करना है हम लोगों को। ग्रीन हाइड्रोजन की बात की है, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो उत्पादन की बात कही है, सोलर की बात कही है, सोलर पर बहुत ज्यादा पिछले बजट में व्यवस्था थी, इस बजट में नहीं है। जितनी ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, इस पर जो काम होगा ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होंगे इसके।
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, 10 लाख डॉलर 10 लाख हजार करोड़ की बात की है, उससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोडें बनेगी, उसके आसपास डेवलपमेंट होगा, तो रोजगार तो मिलेगा मिलेगा, आसपास डेवलपमेंट होगा, तो उससे बहुत सारी जो MSME हैं अपनी, यानी स्वरोजगार करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको जो रोजगार मिलेगा, वो जो रोजगार उत्पन्न करेंगे, पैसा घूमेगा, वो सबसे बड़ा इकोनॉमी में बूस्ट लाएगा। अर्थव्यवस्था ग्रामीण हो या शहरी हो, सबसे डिपेंड शहरी हो, जो निर्भर करती है वो करती है खर्च करने वाले कितने लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी तभी तो खर्चा बढ़ाएंगे वो। एक सर्वे के अनुसार 62% लोग गांव में रहते हैं, खेती पर निर्भर हैं, और करीब 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा मांग आती है ना, मांग चाहे वो सर्विस क्षेत्र की हो चाहे उद्योग क्षेत्र की हो, वो ग्रामीण क्षेत्र की आती है। कंज्यूम करता है आदमी, ग्राहक है जो ग्राहकी करता है, वो गांव में ज़्यादा रहता है। तो जो व्यापारी हैं या बिजनेस मैन हैं या जो फैक्ट्री बनाते हैं जिसमें उत्पादन होता है, कंज्यूम भी तो होना चाहिए, गांव में होगा, उस गांव के लिए क्या किया है उस पर बहुत ज़्यादा कोई चर्चा टीवी में डिबेट में नहीं हुई है। किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कही है, किसानों को डिजिटलाइजेशन करेंगे, डिजिटल प्रोग्रामों से जोड़ेंगे। पिछले बजट में नदियां जोड़ने की बात कही थी, इस बार नदियां जोड़ने की कोई चर्चा नहीं हुई है। नदियां जोड़ने से नहरों में पानी आएगा तो किसान का विकास होगा, किंतु इस बार इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। पिछली बार केन बेतबार अन्य 5 नदियों को जोड़ने के लिए बात हुई थी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं ड्राइव में हूँ तो शायद आप लोगों का नाम लेने में असमर्थ रहूँगा, किंतु बजट में जो बात हुई है किसानों की बात सबसे ज़्यादा करते हैं हम, क्योंकि गांव से किसान से सब जुड़े हुए हैं। अभी बात चल रही थी कि राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का नहीं है, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी आवारा छुट्टा पशु हैं उनकी हम व्यवस्था करेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो कि छूट गया है। और अभी गन्ना किसान परेशान है, उनका जो बात चल रही थी कि नया दर घोषित नहीं हुई है किसानों की, उसमें चर्चा नहीं हो पाई है। वो राज्य का विषय है, किंतु कहीं ना कहीं से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, वो कमी रह गई है। बाकी किसानों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं वो बहुत अच्छी बात है, किसानों को ट्रेंड किया जाएगा, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सभी चीज़ों को जोड़ा जाएगा। उसके 3 सेंटर खोले जाएंगे और ज़्यादातर लोगों को उससे जोड़ा जाएगा। ये अच्छा कदम है, दूरगामी कदम है। उसके डाटा सेंटर भी खोले जाएंगे, ये बहुत अच्छा कदम है, किंतु उसके समय लगेगा। अगर ये धरातल पर जल्दी उतरता है तो सभी लोगों को लाभ होगा, क्योंकि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फायदे हो सकते हैं। किसान के लिए क्या फायदा होगा? सबसे पहले फायदा होगा जैसे कि आप दवाई छिड़कते हैं ना, खेती में दवाई छिड़कने का, कीटनाशक जो छिड़कने का काम होता है वो पूरा दिन लग जाता है। अगर ड्रोन होगा ना, ड्रोन, तो सही मात्रा मतलब कितनी मात्रा डालनी है कीटनाशक की, किस क्षेत्र में किस फसल में, वो डिसाइड करेगा। और जो 8 घंटे काम है ना, 8-10 मिनट में करके आ जाएगा वो। ये पहला फायदा होगा किसान के लिए। और दूसरी सटीक जानकारी मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसान को भी। दूसरी बात करते हैं, उर्वरक की बात करते हैं हम। वैसे सरकार चाह रही है कि उर्वरकों का कम से कम प्रयोग किया जाए। जैसे गंगा किनारे पिछली बार बजट में था कि 5 किलोमीटर एरिया में रसायन मुक्त खेती होगी, इस बार ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे कि किसानों के लिए उर्वरक जब तक नहीं होती रसायन मुक्त खेती, तो आवश्यकता है DAP यूरिया। आपको पता होगी 1300 कुछ 27 रुपये कुछ DAP का रेट है, और 322 रुपये 12 रुपये कुछ यूरिया का रेट है। तो 350 मिलता है ब्लैक मार्केट में, 1600-1700 DAP मिलती है ब्लैक मार्केट में। और उन्नत किस्म के बीजों की तो समस्या गंभीर रहती है, और पूरी रात किसानों जगना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। अगर धरातल पर उतारती है सरकार तो किसानों को, किसान को ये पता होगी कि अमुक जिले में, अमुक ब्लॉक में और ग्राम पंचायत में मेरे नाम से कितना DAP इशू किया सरकार ने, कितना यूरिया इशू किया सरकार ने, और कितना उन्नत किस्म के बीज इशू किए, तो मैं जाके ला सकता हूँ। ये सब शेयर मार्केट की तरह खटखट आप देख सकते हैं नेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, यानी कि किसानों को और ग्रामीणों को डिजिटलाइजेशन करने के बाद ये आसान सुविधा आपको मिल सकती है। पर कब तक मिलेगी ये सरकार को बहुत जल्दी धरातल उतारना पड़ेगा। किसानों को रात भर जाग करके यूरिया DAP अन्य उन्नत किस्म के बीजों के लिए लाइन में लगना पड़े। किसान बार बार आंदोलन करने की स्थिति में ना हो। क्यों करे आंदोलन? सड़क पर बैठना किसको अच्छा लगता है? लेकिन
सरकार जो दूरगामी स्कीम लाई है, लाभ मिलेगा किंतु बहुत लंबा मिलेगा। तत्काल प्रभाव से लाभ देने के लिए भी सरकार को कुछ योजनाएं लानी चाहिए थी, ये कहीं पे कहीं चूक हुई है। बाकी दूरगामी परिणाम देने वाली बहुत अच्छी योजनाएं हैं, इनका हमें स्वागत करना पड़ेगा। साथ ही मत्स्य पालन है, दुग्ध उत्पादन है, या अन्य जो बायो प्रोडक्ट होते हैं, साथ साथ किसान के साथ साथ चलने वाले प्रोडक्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। MSME या स्वरोजगार के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए, जिसमें कि ऋण दिया जाएगा। MSME से ऋण देने की जो प्रावधान है ना, इतना जटिल है, आप विश्वास नहीं करोगे। इतनी समस्या आती है कि एक आम आदमी ओरिजिनल काम करना चाहता है, अपना रोजगार पैदा करना चाहता है, अपना गांव में बैठ करके कोई काम करना चाहता है, उसके लिए बहुत आसान नहीं है, लोन नहीं मिलता। जो लिंक है कहीं ना कहीं से जिन पर दबाव है, उनको लोन मिल जाता है, ये गंभीर समस्या है। 59 सेकंड में यानी 1 मिनट में लोन की जो घोषणा की गई थी, अगर वो लागू हो जाती, वास्तव में क्रियान्वयन हो जाती, धरातल पर उतर जाती, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का किसानों को ऋण के लिए बोला है, और ब्याज दर कितनी रखेंगे ये थोड़ी चर्चा का विषय है। कि ब्याज दर बहुत कम रखी जाती है, नॉमिनल रखी जाती है 3% 5%, तो किसानों के लिए इससे लाभ मिलेगा, नो डाउट लाभ मिलेगा, और दूरगामी अच्छे परिणाम होंगे। किसान भी चाहता है कि उसकी फसल का उचित दर मिले। MSP के लिए सरकार को कुछ अच्छी बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर सरकार हो सकता है कि आगे इस पर चर्चा करे, क्योंकि बजट में ऐसा कोई अभी, क्योंकि बजट का पूरा सभी ने पढ़ा भी नहीं है। ज़्यादातर TV चैनलों में मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में कि सिर्फ और सिर्फ कितना इनकम टैक्स घटा, कितनी इनकम टैक्स को रिबेट मिली, इनकम टैक्स का दायरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस पर चर्चा की है। पूरा दिन इनकम टैक्स, और कितने 6% लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, बाकी 94% लोग इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स नहीं देते इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं देते। पर GST 28% 30% जो लगा रखी है, सब चीज़ में लगा रखी है। आटे से लेकर के ट्रैक्टर हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, आप घर में कपड़ा खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, सब पर GST है। टैक्स तो देता है ना आदमी, क्यों नहीं टैक्स देता? 1,45,000 करोड़ हर महीने कलेक्शन आ रहा है एवरेज, कौन दे रहा है? वो किसान से ही आ रहा है ना, गांव से ही आ रहा है ना। GST सबसे ज्यादा गांव को आदमी देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर वही करता है। तो ये नहीं कह सकते किसान या गांव को आदमी टैक्स नहीं देता। ये बड़ी धारणा है लोगों के अंदर, कि बार बार कहते हैं कि भाई इनकम टैक्स के दायरे में बस 6% लोग आते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आता किसान, इनडायरेक्ट टैक्स देता है ना। अब देखिए आप, 15 लाख से ऊपर के लोगों को 30% मिलता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि किसान कितनी चीजें 18% टैक्स देता है, GST देता है। और डीजल पेट्रोल खुद देख लीजिए कितने % टैक्स है उसके ऊपर, डीजल पेट्रोल के ऊपर। बिजली की दरें कितनी है खुद देख लीजिए आप। ये कहना बेईमानी है, किसान टैक्स नहीं देता है, गांव का आदमी टैक्स नहीं देता, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। टैक्स देता है वो, इनडायरेक्ट टैक्स देता है, और ज़्यादा टैक्स देता है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा GST आती है कलेक्शन उसे ग्रामीण एरिया से, या सामान्य जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, उसी से आता है GST कलेक्शन। 1,45,00,000 के आसपास बताया जाता है। बात आती है युवा की। युवा के लिए बोला है 47 लाख युवाओं को सरकार भत्ता देगी, पर ये अभी डिक्लेयर नहीं है किस तरह का भत्ता देगी। पहले ट्रेनिंग कराएगी, या कोई विशेष MSME या कोई और आर्थिक सुविधाएं देगी उसको, किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरह का भत्ता दिया जाएगा, इसमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थी। तो 47 लाख, जब 40% युवा है देश में हमारे में, ये बता दें आपको 40% युवा है, उसमें 47 लाख लोगों को जो भत्ता देने की बात कही है, उसको स्पष्ट करें। बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है ये, तो स्वागत करना चाहिए, सरकार की अच्छी नीति है ये। और जो सबसे 2 बात महत्वपूर्ण की है, जो बहुत ही मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, कि जो जेलों में बंद हैं उन पर जमानत राशि के लिए पैसे नहीं है। उनकी सजा पूरी हो चुकी है, किंतु बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उनको व्यवस्था ही नहीं है, बहुत गरीब है, या इस तरह की कोई घर वाले भी उनको भूल गए कि हमारा घर वाला या कोई पूर्वज या कोई पुरखा या कोई बुजुर्ग आदमी जो भी जेल में बंद है, तो उनकी रिहाई की जाएगी और उस पैसे का प्रावधान किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा और आज का मतलब तत्काल उठाया गया प्रभावी कदम है, इसका स्वागत करते हैं। दूसरा जो प्रभावी कदम है और जो स्वागत करने योग्य कदम है, वो है कि सीवर की सफाई होगी, अब मैनुअल नहीं होगी। आपने देखा हो कई बार मजदूरों की मौत हो चुकी है सीवर सफाई के चक्कर में, उससे छुटकारा मिलेगा। पूरा का पूरा मशीनों के द्वारा सफाई होगी, ये बहुत बड़ा अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। पूरी तरह डिपेंड रहेगा कि मशीनों से सफाई हो सीवर की।
ये तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। मशीन से सफाई हो, किसी प्रकार के जनहानि नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा कदम है, सरकार इस पर लागू करती है। तीसरा जो आदिवासी डेवलपमेंट की बात की है, वो बहुत अच्छा कदम है। वो विकास पहुंच नहीं पाया, वहां तक विकास पहुंचेगा। जैसे कि एकल विद्यालय खोले जाएंगे, आवासीय विद्यालय, 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये बहुत अच्छे कदम है। इससे क्या होगा, जहाँ शिक्षा नहीं पहुंची है, शिक्षा स्कूल नहीं जा पाते या उनको व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ फ्री में रहेंगे। आवासीय विद्यालय होंगे, एकलव्य जो आवासीय विद्यालय होंगे, वहाँ रह करके आदिवासी लोग आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। आदिवासी एरियाओं में जहाँ विकास नहीं पहुंचा है, वास्तव में वहाँ विकास पहुंचेगा और शिक्षा पहुंचेगी। शिक्षा पहुंचेगी तो अपने आप विकास होगा, बहुत सारे आयाम खुलते हैं। और शिक्षा पहुंचेगी, ट्रेन टीचर होने चाहिए, ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा पहुंचना से लाभ नहीं मिलता, शिक्षक और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भविष्य बन सके। मैं कई टीवी चैनलों में चर्चा कर रहा था कि अमेरिका में 18,000 रुपये प्रति टीचर ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है। चाइना में 9,000 रुपये प्रति टीचर ट्रेनिंग खर्च किया जाता है। हमारे 250 रुपये किया जाता है। किंतु इस बार टीचर ट्रेनिंग पे हमारी सरकार विशेष ध्यान दिया है और ये अच्छी बात है। मैं आदिवासियों पर दोबारा आऊँगा। टीचर ट्रेनिंग से मुझे ध्यान आ गया कि देखिए, आप खुद ही सोचिए कि IAS बनता है तो उसकी अकेडमी है ट्रेनिंग के लिए, IPS बनता है उसकी अकेडमी है ट्रेनिंग के लिए, जितने भी बड़े इंजीनियर बनते हैं उनकी अकेडमी है, जितने भी बड़े IRS बनते हैं उनकी अकेडमी है, मिलिट्री में जाते हैं उनकी अकेडमी है। तो जो सबको बनाता है, चाहे IAS को बनाए, चाहे IPS को बनाए, चाहे मिलिट्री में भर्ती करने वालों को बनाए, कोई टीचर, उसकी ट्रेनिंग की कोई अकेडमी नहीं है इस देश के अंदर। तो पहली बार इस पर प्रावधान किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो टीचरों की ट्रेनिंग होगी, अच्छे टीचर आएंगे और जो अकेडमी बनेगी तो इस तरह के टीचर आएंगे जो बड़े लेवल पे आवश्यकता है भारत को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की। अगर वो आता है बहुत बड़ा कदम होगा। आदिवासियों की बात चल रही थी, आदिवासियों के लिए एकल विद्यालय साथ साथ अन्य स्कीमें बहुत सारी आई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मत्स्य पालन के लिए जो समुद्र तट के किनारे हैं, तो मत्स्य पालन के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान है पुरानी स्कीमों के अलावा। ये बहुत अच्छी स्कीम है, उनको बहुत सारा लाभ मिलेगा, बहुत सारी नई तकनीक मिलेगी। में खासतौर पर जो मछुआरों के लिए नई तकनीक देने की बात की गई है, उसमें भी डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये स्वागत योग्य कदम है। बात ग्रीन एनर्जी की कर रहे थे हम, तो हाइड्रोजन चलने वाली गाड़ियों का उत्पादन होगा, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो पॉल्यूशन होता है ना, ऑक्सीजन छोड़ेंगी गाड़ियाँ, हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेंगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो उत्पन्न करेंगी। ये बहुत अच्छा कदम रहेगा। पानी निकलेगा, किंतु जब हाइड्रोजन बनती है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन को छोड़ा जाएगा तो इससे पॉल्यूशन कम होगा और लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पे सरकार बहुत फोकस कर रही है। बात आती है विंड एनर्जी, यानी हवा से चलने वाली ऊर्जा उत्पन्न करने की। दूसरी बात आती है सोलर पर पहले बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। इस बजट में सोलर पर सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। शायद पुरानी योजनाएं अभी पूरी लागू नहीं हो पाई होंगी, उनको लागू करने के लिए इस बारे बजट में सोलर पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दिया है। कि सोलर पर भी ध्यान देना चाहिए था, ये बड़ा अच्छा कदम है। विंड एनर्जी के अभी नए टरबाइन आए हैं बहुत अच्छे, जिनके बारे में कहा गया है, सरकार कहीं चुप कर गई है कि सड़क के किनारे लगाई जाएंगी। वो सड़क के किनारे लगाने से जो डिवाइडर होते हैं अपने आप घूमेंगे और उससे बिजली उत्पन्न होगी। ये बहुत ही बड़ा कदम है। अगर ये लागू होता है, आप छत पर लगा सकते हैं और वहाँ जब हवा चलेगी तभी बिजली बनेगी। सड़क के डिवाइडर पे क्योंकि गाड़ियों से मूवमेंट होता है हवा का, उससे वो घूमेगा तो बिजली बनेगी। ये बहुत अच्छा कदम हो सकता था, इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने चूक की है। बात आती है आर्मी के लिए बजट बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है कि मिलिट्री का हमारा बजट बढ़ा है, आधुनिकीकरण के लिए बजट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बढ़ा है। कुछ बजट, ज़्यादातर बजट बढ़े हैं। शिक्षा में बजट बढ़ा है, कम बढ़ा है किंतु बढ़ा है। शिक्षा का आधुनिकीकरण करने के लिए बात कही गई है। कृषि विश्वविद्यालय की कोर्स बदलने के लिए और उन्हें आधुनिकीकरण करने की बात कही गई है, ये बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को आधुनिकीकरण होगा, नवीनीकरण होगा,
तो उससे किसान को लाभ मिलेगा, युवा को लाभ मिलेगा। बात एमएसएमई की आ रही थी, एमएसएमई से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ जो एमएसएमई या स्टार्टअप जो करते हैं लोग, स्टार्टअप 5% ही पूर्ण सफल है और 10% आंशिक सफल है। 15% हमारे स्टार्टअप ही सफल हो पाते हैं, बाकी स्टार्टअप सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे कई सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी तो लोन की कमी है। एमएसएमई से लोन मिलता है, वहाँ 85% डिस्प्यूट चल रहा है। लोन और एमएसएमई से लोन लेने वाले के बीच, बैंक के बीच 85% लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो उसमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, उसको खामियों को दूर करना पड़ेगा। स्टार्टअप हमारे 15% ही चल पाते हैं, 5% पूर्ण सफल है, 85% क्यों सफल नहीं हो पाते, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें सरकार ने लोन की बात कही है, ट्रेनिंग की बात कही है। ट्रेनिंग की बहुत अच्छी बात कही है कि वो ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग वाले लोग जाएंगे तभी सफलता मिल पाएगी। एमएसएमई स्टार्ट कोई भी कर सकता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, उसे पूर्ण कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलेंगे, मशीनरी कहाँ से मिलेगी, या जिस पर काम करना हमारा ट्रेंड लोग कहाँ से मिलेंगे। तो वो खुद ट्रेंड होगा तभी तो पता चलेगा कि ट्रेंड लोग भर्ती करने हैं मुझे। ये बड़ी समस्या है एमएसएमई में। मेरे एक मित्र हैं, उन्हें उदाहरण के तौर पर बताऊंगा मैं, उनको लोन लेना था, वो मीडिया का काम करते हैं, तो उन्हें लोन लेना था, तो वो करीब 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, उन्हें लोन नहीं मिला। अभी इतनी इंक्वायरी लगा दी जाती है, इतने लाइसेंस लगा दी जाते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी कर दी जाती है, इतने कागज पूरे करने पड़ते हैं कि आदमी पागल हो जाता है। ये समस्या को जो तो दूर नहीं किया जाएगा तो अब बहुत मुश्किल होगी एमएसएमई को या स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए। कोई व्यक्ति अपने घर से स्टार्टअप करता है, कितने लोग हैं ऐसे घर से पैसा लगा करके अपने बच्चों से स्टार्टअप करवाएं। ज़्यादातर माँ बाप इस तरफ दिमाग देते नहीं है। नौकरी करिए, सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट नौकरी मिले, इस कॉलेज से आपने पास आउट किया है। दूसरी जो बात चल रही थी कॉलेज की, अभी जो सर्वे आया था कि 40 से 50% लोग जो हमारे ग्रेजुएट निकलते हैं किसी विधा में हों, मैं किसी विधा का नाम नहीं लूँगा, ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ आपने, किसी विंग में किया हुआ आपने, 40 से 50% लोग वो मानकों पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है, और ट्रेंड नहीं है। इसलिए तो एमएसएमई में या स्टार्टअप के लिए जब आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी या ट्रेनिंग बच्चे नहीं मिलेंगे तो कैसे करेंगे, आप खुद ही बताइए। तो ये अभी हमें रास्ते में है, चर्चा करते करते शायद हमारा गंतव्य भी आने वाला है। और बजट बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा का विषय है। जितने भी चैनल है, मैंने बताया था आपको, वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं बजट की, बात करते हैं, बजट में बात करते हैं टैक्स की। टैक्स के अलावा किसी भी विषय पर इन्होंने छुआ नहीं है। तो इतने आर्थिक के अलावा सामाजिक देखिए आप कितने विषय हैं जिन्हें छूना चाहिए था। ग्रामीण रोजगार की बात की है, ग्रामीण में स्टार्टअप कैसे शुरू करें या खेती पे स्टार्टअप कैसे शुरू करें। बात चल रही थी कि गांव में बैठा आदमी अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकता है, क्या क्या उसके लिए सुविधाएं मिल सकती हैं। रेल की बात की थी पहले, ध्यान होगा आपको कि रेल इस तरह से तैयार की जाएंगी, किसी भी क्षेत्र से अगर कोई माल उत्पाद होता है, जैसे कि इन्होंने बोला कि एक स्थान यानी एक जिला एक उत्पाद, और एक स्थान पर एक जिले पे एक तरह का उत्पाद बनाया जाएगा और उससे पूरे देश में फैलाया जाएगा। इस चाइना ने कर रखा है। चाइना ने 100 शहरों में ऐसे कर रखा है कि एक अगर कोई शहर है खिलौने बनाता है तो खिलौने ही बनाता है, एक शहर है मोबाइल बनते हैं मोबाइल ही बनते हैं। तो कोई व्यक्ति जाए और वहाँ से अपनी जो चीज़ लानी है, कहीं इलेक्ट्रिक सामान बनता है तो पूरे शहर में इलेक्ट्रिक सामान ही बनता है। इस तरह से भारत ने भी उसी पैटर्न पर काम किया है, एक शहर या एक जिला या एक स्थान एक उत्पाद। इस स्थिति को लागू करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए, तो रोडों के लिए बहुत अच्छा आपने किया है। रेलवे के लिए जैसे कि आपने बताया कि रेलवे में एक और अच्छी बात बता दूं आपको, जो टॉयलेटों की समस्या है ना बहुत गंदी रहती है, वो वायु वाली, उनको सुधार के लिए सरकार बहुत कदम उठा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और नई वंदे मातरम ट्रेन की जो पिछले बजट में बात की थी, अभी शायद 9 ट्रेन आई है और ट्रेन आएंगी, उनमें उन्नत किस्म के जो बायो टॉयलेट आएंगे, नवीनीकरण करके बायो टॉयलेट आएंगे, उनके लिए सरकार कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बात आती है कि तत्काल बेरोजगारी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, ये थोड़ा सा विषय छूट जाता है। तत्काल महंगाई के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, ये विषय छूट जाता है। गरीबों के लिए 1 साल के लिए जो फ्री राहत दी है अन्न की, जो खाद्यान्न गारंटी योजना है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये ठीक है, वोट के लिए दुनिया करती है तो उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं है, वोट के लिए किया हुआ कदम है ये। और
किंतु गरीब के लिए फ्री में राशन मिलेगा तो स्वाभाविक है कि 80 करोड़ से ऊपर 81.3 करोड़ लोगों को जो फ्री में निःशुल्क राशन मिलता है वो गरीबों के लिए अच्छी बात है। किंतु ये कहना फिर कि गरीबी से ऊपर उठ गए, ये थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। आप 81.3 करोड़ लोगों को निःशुल्क या मुफ्त में राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहने लगे हैं कि हमने गरीबी हटा दी है, गरीबी में 10 करोड़ लोग रह गए मत। ये थोड़ा सा विरोधाभास है, इस पर चर्चा करनी चाहिए, ये चर्चा का विषय है। और कई इस तरह के बजट में विषय हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूं तो इस समय ड्राइव पे भी ध्यान देना पड़ता है और सुबह सुबह आप लोगों की मुझे अच्छा लगा कि विषय छूट गए थे जो सारे चैनलों पे इनकम टैक्स के अलावा कोई चर्चा ही नहीं हुई थी, तो बाकी विषय में चर्चा की जाए। आप कमेंट में लिखेंगे और क्या विषय हैं जो आपको लगता है कि बजट में होना चाहिए, तो हम चैनल पर जाएंगे और टीवी चैनल पर जाना प्रारंभ किया है तो उन पर चर्चा करेंगे कि भाई इनकम टैक्स के अलावा भी बजट में बहुत कुछ प्रावधान होते हैं, उन पर भी चर्चा की जाए। और आम जनता के लिए जो 94% जनता है जो इनकम टैक्स नहीं जमा करती किंतु अन्य टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्स देती है, उनके बारे में बजट में क्या है इसमें चर्चा की जाए। जैसे मोबाइल सस्ते हुए हैं, चर्चा करनी चाहिए, टीवी सस्ते हुए हैं, इसमें चर्चा करनी चाहिए। हाँ, इसमें हीरा, सोना, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें, खिलौने महंगे हुए हैं और ये आम आदमी की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो ये अमीरों के लिए महंगाई बढ़ी है। एक और बता दूं, मैं अमीरों की बात चली है तो अमीरों पर जो टैक्स लगता था ना 15 लाख से ऊपर जो टैक्स है 30% है, सरचार्ज मिलाकर के 42 पॉइंट कुछ परसेंट आता था, अब वो 29% कर दिया है। तो अमीरों के लिए भी फायदा है, ऐसा नहीं है। और 3 करोड़ तक का जो कैप है 3 करोड़, इसमें जीएसटी और अन्य दायरे में जो आते थे 3 करोड़ वहाँ के लिए टैक्स माफ है, 3 करोड़ से ऊपर कर दिया है। तो व्यापारी छोटे हों या बड़े हों दोनों को राहत दी है। बड़े व्यापारी को 42 पॉइंट से कुछ से 29 पॉइंट टैक्स कर दिया है, ये 42 से 39, 42 क्षमा चाहूँगा मैं, 42 पॉइंट कुछ से 39% टैक्स कर दिया है, मैक्सिमम लिमिट कर दी है। ये बड़े व्यापारी के लिए और छोटे व्यापारी के लिए 3 करोड़ से ऊपर कर दिया है, ये छोटे व्यापारी के लिए किया है। तो सबको साधने का प्रयास किया है। चुनावी बजट होना चाहिए था किंतु बहुत ज़्यादा घोषणा नहीं की। लॉन्ग टर्म बजट है जो कहा गया कि अमृतकाल में जो अमृतकाल पूरा होगा और देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस धारणा को साकार करने वाला बजट बनाया गया है ये, जिससे कि अमृतकाल में भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की धारणा है सरकार की, ध्येय है सरकार का, वो पूरा करेगी। राजकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम आभारी हैं आपके, इतनी समय आप हमसे जुड़े। और क्योंकि हम रास्ते में थे इसलिए रेड लाइट पर रुके हैं, तो आपका नाम अच्छा लगा हमें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कमेंट करिए कि कौन सा विषय अछूता है जिसमें सरकार की तरफ से नहीं बोला गया है और आपको लगता है कि सरकार इसमें बजट में कुछ प्रावधान कर सकती थी किंतु कई कारण से छूट गई, या कि अच्छा लगा सरकार का तो सरकार को किया है, आप उससे सहमत हैं। और सरकार की वाहवाही तो सरकार के जो पक्ष में लोग करते हैं और विरोधी लोग करते हैं, किंतु हमें तटस्थ रह करके न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष हमें वार्ता करनी होगी कि सरकार का बजट कितना अच्छा है, कौन से अच्छाइयों वाली बात कही है और कौन से जो छूट गई है बातें, जो विपक्ष जो उसे उठा रहा है बार बार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बिल्कुल बेकार बजट है, मतलब कुछ है ही नहीं बजट में। डिम्पल यादव ने कहा किसानों के लिए कुछ नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना मत प्रकट किया है, किंतु सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने कहा है कि दूरगामी बजट है। जैसे कि नितिन गडकरी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था 5T अर्थव्यवस्था पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। इस तरह का बजट है ये, बहुत जल्दी हम 25 तक से 5T अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये नितिन गडकरी का कहना है। जो कि वो रोड के मामले में उनका जो कमिटमेंट है, पिछली बार कहा गया था 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएंगे, उसके बारे में ज़्यादातर नहीं बताया गया कि कितनी सड़कें बनी हैं और कितनी बनने की संभावना है, इसमें चर्चा नहीं हुई है। ये थोड़ा सा विषय छूट गया है। इस तरह के कई विषय हैं जो कि चर्चा हो सकती थी, उन पर नहीं हो पाई है और हमारा गंतव्य आ गया है। हम आपसे भी क्षमा चाहेंगे और हमारे जितने दर्शक जुड़े थे बीच में शायद किसी कारण से वो नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे भी क्षमा चाहेंगे।
गंतव्य के बाद हम आपसे एक और बात कहेंगे, कमेंट में अवश्य लिखें कि आपको कैसा लगता है बजट के बारे में। और हमने जो बजट के बारे में चर्चा की है उसके बारे में जो भी आपकी चर्चा है उसे कमेंट के रूप में कहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आलोचना करने का हमें कोई बुराई नहीं लगेगी, आप आलोचना करिए, समालोचना करिए और स्वागत करिए। जो भी आपके कमेंट हो प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे क्या होता है कि आपको अपने आकलन करने की, अपने आप को अपरोक्ष रूप से ये जांचने की शक्ति मिलती है कि आपने और आत्मलोकन करने की ऊर्जा मिलती है कि आपको और आगे क्या अच्छा करना चाहिए, या बोलने से पहले और अच्छी स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने ग्रामीण एरिया के आंकड़े रखे तो कहाँ और सुधार की आवश्यकता है पूरा अवगत कराएं। हम आपके आभारी होंगे। विकासशील भारत अब बहुत जल्दी ही ऑनलाइन चैनल बनने जा रहा है। अप टू डेट आपको समय समय मिलते रहेंगे और लाइव आने की जो प्रक्रिया है बहुत शीघ्र ही फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमने नया ऑफिस बनाने का सोचा है जिसमें कि ज़्यादातर हम लाइव आया करेंगे और हमारे पत्रकारों की संख्या भी बढ़ेगी, कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसके लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।